हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका TRM स्टोरी पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वसीयत की बलि, ग्रह लक्ष्मी की कहानी। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत जरूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका एहसास बुढ़ापे में ही होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वह भी हमें जल्द ही छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे, मैं मायके कभी कभी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई थी। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए हुए। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी मैंने राखी भेज दी थी, पर इस बार भैया के बहुत कहने पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति जुगलबंदी कर रही थी। बाबूजी की वसीयत के बाद मैं पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यह सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता, भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में मायके आती हैं। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उन मायके के दर उनके लिए हमेशा खुले रहें। यही सोचते सोचते मैं अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 शब्द पूछे, कैसी हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया हो। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह दरवाजा खोला, उनके व्यवहार से कुछ टूट सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी हुई थी और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मायके आती थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका जान से भी ज्यादा कीमती था। वो दोनों दिन मुझे अपनों में परायो जैसा लग रहा था। आंखें बार बार छलकने को तैयार थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोलो छोटी। वो बाबूजी की वसीयत के बारे में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा कुछ और कहना है तो कहो। यह कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मायके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन। भाभी के यह कहे शब्द मेरे कानों में शीशा घोल रहे थे। मैं बिना कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन थी। जिस घर में मैं पली बड़ी, वो घर मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार कर मैं अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फोन आया। स्नेहा, ठीक से पहुंच गई हो तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वह थोड़ा हिचक कर बोली, हाँ भाभी पहुंच गई, मैंने रूंधी आवाज में बोला। स्नेहा, यह लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई। वह फिर हिचकिचाते हुए बोली, भाभी छोड़कर नहीं गई, रख कर गई थी, आप लोगों के लिए। स्नेहा, तुमने ये क्यों किया? भाभी, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, और ये तो आपकी अमानत थी, वापसी मुझे देनी ही थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फर्ज था, और उस हिस्से को जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभा दिया। भाभी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, अपनापन चाहिए, जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं।
मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है वह बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था। ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करूंगी मैं भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये पेपर्स बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी, मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं था। मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए, कहकर मेरी आवाज गले में अटक गई। छोटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने मुझे छोटा कर दिया। हम दोनों स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाह कर रहे थे। मुझे माफ कर देना छोटी। तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज सुनकर अब तक आंखों में रुके आंसू अविरल बहने लगे।